गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम समझ रहे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स और डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो हमें समझना क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टैट्यूट्स होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने जोधा पिक्चर देखी है। जोधा पिक्चर में आपने देखा मुनादी होती है, सुनो सुनो सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि आज से तीर्थ यात्रा महसूल वापस ले लिया गया है। राजा का आदेश है कि आज से जो भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे जाएगा उस पे जो महसूल लगता था यानी टैक्स लगता था, जिसको जजिया कहते थे, वो अब नहीं लगेगा। तो वो क्या था, कानून। तो पहले कानून बनता था, ठीक है, राजा कानून बनाता था और मुनादी के द्वारा घोषणा की जाती थी। वो कानून राजा बनाता था किस किस पर, ताम्र पत्रों पर, यानी कॉपर के पत्र होते थे, उस पे एंग्रेविंग होती थी, या पत्थर की शिला होती थी, उस पे कटाई होके उस पे अक्षर से अक्षर उभारे जाते थे। तो कहा जाता था कि ये जो कानून है ये पत्थर की लकीर है। पेड़ों की छाल पर कानून लिखे जाते थे और जानवरों की स्किन पर कानून लिखा जाता था, और जिस पर स्टाम्प लगाई जाती थी राजा की, जिसको कहते थे राजा की मोहर लग गई। ओके, और उस मोहर लगने के बाद में उसकी मुनादी की जाती थी, उसको कहते थे कानून। उसी कानून का नाम है स्टैच्यू, जिसको हम चाहे स्टैच्यू कहते हैं या लॉ कहते हैं या एक्ट कहते हैं या एनेक्टमेंट कहते हैं। आज जो किंग है उसकी जगह हो गई पार्लियामेंट, और असेंबली, और जो अपना ताम्रपत्र शिलालेख की जगह हो गया पेपर, जिसको कहते हैं एक्ट, और जो मुनादी होती थी, घोषणा होती थी, उसकी जगह हो गया ऑफिशियल गजट, एंड पब्लिकेशन एंड होस्टिंग ऑन वेबसाइट। ओके, तो जो पहले स्टैच्यू या लॉ जो राजा बनाता था, सुनो सुनो नगरवासियों, आज से सभी नगरवासियों को सूचित करना पड़ दिया जाता है कि इतना कर देना पड़ेगा, कर लगाया जाता है, तो वो एक्ट होता था। आज की डेट में इसी तरह जो पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, और उस एक्ट पास करने के बाद में उसकी जो घोषणा करती है, उसको कहते हैं स्टैच्यू, ऑफिशियल गजट में। तो कुल मिला के स्टैच्यू और लॉ का मतलब है
स्टैचू और लॉ का मतलब है पार्लियामेंट्री एक्ट, जो पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट असेंबली, स्टेट एक्ट, स्टेट असेंबली के द्वारा एक्ट। उसके अलावा ये जब पार्लियामेंट इन सेशन है तब, और आज सेशन में नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पार्लियामेंट का एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है। पूरे साल 365 दिन तो पार्लियामेंट नहीं चलती। अचानक कोई अर्जेंट इशू आता है तो उसके बाद में जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस से लॉ बनाता है, डेट इज आल्सो स्टैच्यू और लॉ टिल पार्लियामेंट डिसाइड्स। वो एक्ट बन जाता है, लेकिन जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में रखा जाता है। उसके बाद यदि पार्लियामेंट उसको पास कर देती है तो वो एक्ट बन जाता है, अगर नहीं करती तो वो उस दिन से इनइफेक्टिव हो जाता है। जैसे हम कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ते हैं सरफेसाई एक्ट। ये जो सरफेसाई है पहले ऑर्डिनेंस के रूप में आया और 2002 के अंदर ये एक एक्ट बन गया। ओके, उसके अलावा और स्टैच्यू क्या होती है, ऑर्डर्स होते हैं। ये ऑर्डर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और अदर कोर्ट्स के। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंडिंग्स होते हैं हाई कोर्ट पर एंड अदर कोर्ट पर। तो जो ऑर्डर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर, ये भी क्या कहलाते हैं, ये भी स्टैच्यू कहलाते हैं। ओके, ये भी क्या कहलाते हैं, ये भी स्टैच्यू के कहलाते हैं। तो कुल मिला के स्टैच्यू मीन्स जो भी रिटन लॉ है दैट इज स्टैच्यू। उसके अलावा ये सब यदि आपने नोट कर लिया हो, उसके अलावा और क्या क्या स्टैच्यू होते हैं। बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस जैसे SCRA एक्ट है। SCRA एक्ट है, इसका एक सेक्शन 9 है, एक सेक्शन 10 है। सेक्शन 9 पावर देता है स्टॉक एक्सचेंज को रूल बनाने की, और सेक्शन 10 देता है सेबी को। तो इन पावर के टर्म्स जो भी रूल्स रेगुलेशंस, इसी तरह कई एक्ट बायलॉज बनाने की पावर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है, जो भी पावर्स दी जाती हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सारे स्टैच्यू होते हैं। और नोटिफिकेशन का मतलब जो भी ऑफिशियल गजट में जो भी गवर्नमेंट का रूल्स पब्लिश होता है डेट इज आल्सो स्टैच्यू। तो राजा की जो मुनादी थी कि सुनो सुनो ये नगरवासियों, उसकी जगह आज की डेट में वेबसाइट पे होस्ट किया जाता है, ऑफिशियल गजट में निकाला जाता है, ऑफिशियल गजट भी वेबसाइट पे होस्ट कर दिया जाता है। इस तरह आज की डेट में ये कानून बनता है। और इस जो कानून है
इसके कई पर्यायवाची हैं, इसको इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं, एक्ट भी कहते हैं और एनेक्टमेंट भी कहते हैं। इस सबको यदि हम कहें तो इसको कहते हैं स्टैट्यूट। अब आता है डीड और डॉक्यूमेंट्स। डीड एंड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? चाहे उसमें लैंग्वेज हो, पिक्चर हो, मैप हो, सिंबल्स हो, सिंबल्स हो, लाइन्स हो और पेंटिंग हो, कुछ भी हो, दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स। अगर ये रिटन डॉक्यूमेंट्स आर एनफोर्सिएबल इन द लॉ, यदि ये कानून के अंदर एनफोर्सिएबल है तो दैट बिकम्स इंस्ट्रूमेंट्स। नॉर्मली आपने एक फ्रेंड्स को चिट्ठी लिखी या अपनी वाइफ को चिट्ठी लिखी या लवर ने किसी को लव लेटर लिखा, दैट इज ए डॉक्यूमेंट। लेकिन एनी लेटर विच इज एनफोर्सिएबल इन द लॉ दैट बिकम इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये स्टैच्यू हमने समझा, ये समझा डीड कि कोई भी चीज, डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर कोई पिक्चर्स है, कोई सिंबल्स हैं, मैप है, ठीक है, दीज आर डॉक्यूमेंट्स। अगर वो डॉक्यूमेंट्स लीगली एनफोर्सिएबल हैं, रजिस्ट्री की कॉपी है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब क्या कहलाते हैं? डीड्स या डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? अब इसके अंदर एक जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को समझना, उसका एसेंस क्या है, उस इंटरप्रिटेशन को हम समझेंगे कैसे, उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, क्या है उसकी ट्रू इंटेंशन, क्या है ट्रू सेंस, क्या है। लॉ मेकर्स ने जब बनाया उसकी इंटेंशन क्या है, उसको यदि हम समझना है, इस समझने को ही इंटरप्रिटेशन कहते हैं। कहते हैं कि हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं वो कहना क्या चाहता था। जैसे आप सोचते हो कि अरे भाई, एक वाइफ कहती है हमारे हस्बैंड ने हमको टोका, ये बात समझ में नहीं आ रही कि पापा कहना क्या चाह रहे थे। बच्चे से पूछते पापा गुस्सा हो गए, बट वाई ही इज एंग्री, तो दैट मीन्स जब उस पर डिस्कशन हो रहा है, दैट मीन्स वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, वाइफ इंटरप्रेट कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में हस्बैंड के गुस्से के पीछे रीजन क्या था, वो चाहता क्या था। इसी तरह कानून को पढ़ते समय कानून के अंदर कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, उस लिखने का पर्पज क्या है, कानून चाहता क्या है, क्या होना चाहिए, इसको जो समझने की जो टेक्निक है, उसके लिए जो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, ठीक है, जिन शब्दों को हम पढ़ते हैं और शुद्ध शब्दों को हम समझते हैं। जैसे बहुत पुराना हम बचपन में रोको मत, मत जाने दो। अब इस रोको मत जाने दो को हम समझ नहीं पा रहे। रोको, यदि इधर कॉमा लगाते हैं रोको मत जाने दो, अगर यहां कॉमा लगाते हैं रोको मत जाने दो, तो अब ये जो कॉमा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कई चीजों के डबल मीनिंग होते हैं, तो वास्तव में उसका मीनिंग है क्या, उसकी ट्रू एसेंस क्या है, ये हमको जानना है, ठीक है। अब आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर जो कानून होता है, कानून का एक प्रेम्बल होता है, कानून बनाने का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक स्टेटस होता है। भारत सरकार का यदि आपको पता हो, हिंदुस्तान का संविधान बना कब बना? 26 जनवरी 1950 को वो एडॉप्ट हुआ
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे भीमराव अंबेडकर जी, और उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अगर लोग फॉलो करेंगे, उसकी भावना को समझेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अदरवाइज ये जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो वो पीस ऑफ पेपर है। तो उस संविधान को हमें समझना है, क्या है संविधान, कैसा है संविधान, और उसकी भाषा क्या है। भारत के अंदर संविधान में 3 लिस्टें बनाई गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन स्टेट लिस्ट के अंदर जो 97 और आइटम्स हैं, उन पर केवल यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ऐसा आप सबको शायद पता हो, आपने छोटी क्लासेज में सिविक्स में भी पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और स्टेट गवर्नमेंट के भी दिए हुए हैं विषय जिन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कुछ कंकरेंट में दिए हैं जिनमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में कानून यूनियन ने भी बनाया और स्टेट ने भी बनाया, तो यूनियन का कानून उन सब्जेक्ट पर प्रिवील करेगा। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से अपील करके कुछ प्रोविजंस स्टेट के लिए फिर भी रिजर्व करवा सकती हैं। ठीक है, ये सब मैं कुछ सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लॉ में भी पढ़ा, कंपनी सेक्रेटरी में भी पढ़ा, और जनरल प्रैक्टिस में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी पढ़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ मेकिंग का एक पूरा सिस्टम हमारे यहाँ बनाया गया है। लेकिन लॉ बनाने के बाद में उस लॉ की इंटेंशन क्या थी, क्यों बना। जैसे आजकल आपको पता है काफी सालों से जन लोकपाल बिल की बात हो रही थी, उसके लिए आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने, केजरीवाल ने रिजाइन दिया, वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, फिर जन लोकपाल की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। जब ये जन लोकपाल बिल बनेगा, जन लोकपाल एक्ट बनेगा, तो उस एक्ट के अंदर उस एक्ट की भावना क्या है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये क्यों बना, कब बना, कैसे बना, क्या फैक्टर्स थे, क्या इसकी बैकग्राउंड थी। तो इन सब के आधार पर भी हमें इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का जो मीनिंग है, वो मीनिंग हमें केवल यही समझना है कि ये कानून क्यों बन रहा है, कब बन रहा है और कैसे बना। ओके, तो ये जो है हमें कानून को समझना। ओके, अब आपको मैं बताता हूं कि कानून होता क्या है। तो इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स हैं, क्या हैं, ये सब अपन समझते हैं। सबसे पहले आपने थोड़ी थोड़ी मैंने बैकग्राउंड में बताया कि कैसे कैसे सरकार चलती है, कैसे यूनियन गवर्नमेंट है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट है, और कैसे कैसे लिस्ट हैं, किसको कानून बनाना है, कब बनाना है। ठीक है ना। अब ये जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन के लिए एक होता है लीगल इंटरप्रिटेशन और एक होता है डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब सिद्धांत, सैद्धांतिक यानी, और यह है कानून। लीगल में भी एक होता है ऑथेंटिक कानून, एक होता है ऑथेंटिक, और एक होता है यूजुअल। डॉक्ट्राइन के अंदर एक होता है
ग्रामेटिकल और एक होता है लॉजिकल। ओके। ऑथेंटिक क्या होता है? जो एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा होता है सेक्शंस। यूजुअल क्या होता है? परंपराएं, जो कस्टम्स होती हैं, परंपराएं, कस्टम्स। जैसे 7 फेरे, अग्निकुंड, कहीं कानून में नहीं लिखा, लेकिन जो 7 फेरे लेते हैं वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाता है या नहीं होता है? किस वजह से? क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन, जो 7 फेरे ले रहा है, ये इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि ये जो फेरे ले रहे हैं इस मैरिज हो गई। ठीक है, तो ये इसका मतलब उस 7 फेरे का उसके अंदर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो 7 फेरे हैं उसका जो मतलब है कि ये हस्बैंड और वाइफ जिन्होंने 7 फेरे एक साथ लिए हैं, इन्होंने आपस में मैरिज की है। ठीक है। ऑथेंटिक क्या होता है? जो सेक्शंस में लिखे होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास जाते हैं, दोनों साइन करते हैं, वो ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन होता है मैरिज का। ये यूजुअल इंटरप्रिटेशन होता है। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया ही, कॉमा है, इन है, और है, एंड है, ये सब ग्रामेटिकल होता है। जैसे हमने आपको बताया रोको मत जाने दो, तो यहाँ कॉमे का सिग्निफिकेंस और बहुत ज्यादा है। लॉजिकल के अंदर, लॉजिकल को हम फंक्शनल इंटरप्रिटेशन और या कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमें बहुत सारी चीजों का, यदि लॉ के अंदर नहीं प्रोविजन है तो हम डिक्शनरी देखते हैं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखते हैं, फंक्शनल कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन सबको देखते हुए हम लॉजिकल कंक्लूजन पे जाते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक था मिस्टर ए, मान लो अमिताभ बच्चन है, मान लो एक विजय हीरो है, फिल्मों में आपने देखा, और उसको उसके मर्डर की सुपारी, विलेन ने, मान लो अमरीश पुरी ने उसके मर्डर की सुपारी दे रखी है प्रेम चोपड़ा को। अब जो हीरो है, हीरो मान लो किसी हालत में, किसी वजह से जेल में बंद है, ही इज इन द लॉकअप फॉर ए मारपीट के किसी समय। उसी समय वो एक इंश्योरेंस कराता है, 1 करोड़ का। इंश्योरेंस में प्रोविजन है कि अगर वो सुसाइड करता है तो सुसाइड के केस में वो 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, उसकी किसी और वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब वो क्या होता है, जेल से बेल लेके बाहर आ जाता है, और बाहर ये प्रेम चोपड़ा उसको शूट कर देता है, एंड ही डाइड। जब उसकी वाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने जाती है तो वो कहते हैं नहीं,
उसने सुसाइड किया है, क्योंकि जब उसको पता है कि उसके खिलाफ सुपारी दी हुई है और वो क्रिमिनल है, इसका मतलब उसने जेल से बाहर आके अपने आप को खुद जान के जोखिम में ढकेला है। अब आप बताइए क्या ये सुसाइड है? तो हमें सुसाइड के लिए जाना पड़ेगा उसके लीगल मीनिंग में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो सुसाइड का मतलब है सेल्फ डिजाइन्ड मर्डर। यहां उसने कोई मर्डर खुद सेल्फ डिजाइन नहीं किया है। किया है क्या? नहीं। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो इन सबको इंटरप्रेट करना है कि हमें कानून को किस तरह समझना है, सुसाइड का मतलब क्या है, या कानून के अंदर किसी क्लॉज का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट के अंदर टर्म्स का क्या मतलब है। इन सबको समझने के लिए हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू यूज करते हैं। ओके, तो ये हम सब अब समझेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के वेरियस रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में, कि क्या होता है लिटरल कंस्ट्रक्शन, क्या होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, क्या होता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी हमने बेसिक आपको एक बैकग्राउंड बताई जिससे आपको समझे कि हम पढ़ते क्यों हैं, सर क्यों पढ़ा रहे हैं ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है हमें तरीके देखने हैं, कैसे लॉ मेकर ने जो नियम बनाए हैं उसको लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले समझेंगे, कैसे उसको जुडिशरी समझेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।